अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जिससे ये ज़ाहिर होता था कि पंजाब काबीना के सामने कुछ कानूनी मामलात रखे गए हैं और तजवीज़ पेश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन से नए केसेस या इक़दामात करने हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा तफ़सीलात नहीं थी, लेकिन अज़मा बीबी हमारे साथ थी, उन्होंने कुछ उसकी उस दिन प्रोग्राम के अंदर वजाहत भी की। आज उसकी कुछ काबीना की समरीज़ में से ही कुछ सफ़ात जो हैं वो न्यूज़ में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुल्क तोड़ने की साजिश के मुकदमात कायम करने के हवाले से जो एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनको कुछ ऑथोराइज़ किया गया है। वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसमें एक जमात के ऊपर, पूरी सियासी जमात के ऊपर कार्रवाई का इख्तियार दिया गया हो, उसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर पूछेंगे कि कंसिडरेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी बिना के ऊपर एक एक्सट्रीम इंतहाई दर्जे के इकदाम की तरफ पंजाब काबीना को जाना पड़ गया। दूसरा, अदालती मामला हमारे सामने है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पतन की एक रिपोर्ट आई है, पतन की रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक किस्म के इशारात हमें उस रिपोर्ट के अंदर मिल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि लाहौर के अंदर जो सूबाई असम्बली के 20 हल्के हैं उनके नताइज जो हैं उनको मुरतब जिस वक्त किया गया पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस वक्त फॉर्म 45 उनके पास था ही नहीं। उसमें NA 225 लाहौर की नशस्त भी शामिल है, एक कौमी की और 20 सूबाई हल्के। उन्होंने जाकर उसकी कैलकुलेशंस दी हैं और पूरी तफसील भी उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में शाया की है। 20 सूबाई के और एक कौमी का हल्का, वो कहते हैं फॉर्म 45 था ही नहीं और रद्दोबदल किया गया। कभी फॉर्म 46 डाल देते रहे और जो हतमी तौर पर फॉर्म 47 आए वो कुछ और थे। फॉर्म 45 जो ओरिजिनल जिनके ऊपर नतीजा मुरतब होना था वो कहीं और था। इससे ये ज़ाहिर होता है, ये एटलीस्ट दावा किया गया पतन की इस रिपोर्ट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 तो एक तरफ पड़ा रहा, उनके पास था ही नहीं, तो नतीजा उससे पहले जारी कर दिया। ये मेरे लिए तो एक सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस कानून या ज़ाब्ते के तहत ये कर सकता है। अगर किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत ये काम इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और खिलाफ ज़ाब्ता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार होगा, वरना पतन को इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। अभी तक पतन की इस प्रेस रिलीज़ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ इसके ऊपर रद्दअमल भी जारी नहीं किया। अगर वो रद्दअमल दें तो पता चले कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरा हैं, नदीम अफजल चंद साहब हैं पार्टी से हमारे साथ, सलमान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और अज़मा बुखारी साहब हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। अज़मा, आपसे स्टार्ट करूँगा। पहले ये जो रिपोर्ट है पंजाब काबीना के सामने, आपने एक प्रोग्राम में हमारे ही पहले भी उसकी वजाहत फरमाई थी, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि ये एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे, ये क्या होगी चीज़, मुझे थोड़ा सा वजाहत करें। तहरीक इंसाफ को तो आप बाकायदा कुटहरे में एक सियासी जमात को ले जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात होती और सियासी जमात की तरह बिहेव करती तो यकीनन ये कभी उनके साथ ना हो सकता था, ना होना चाहिए। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक मुसलसल एक बैकग्राउंड है। आप जब वो हुकूमत से निकाले गए उसके बाद से उन्होंने जो एक कैंपेन शुरू की, वो इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा ऑफिसर्स के नाम ले के फिर कहा मुझे जहर दे देंगे, फिर मुझे मार देंगे, और एक पूरी हाइप क्रिएट की। फिर उसके बाद जो है वो एक 25 मई का मशहूर ज़माना जो है वो एक इस्लामाबाद पे यलगार होती है, जिसके ऊपर हमारे मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान कहते हैं कि इमरान खान को नहीं मिला था, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी कि हमने उनको कहा था कि वो यलगार करने के लिए ना आए, वो एक स्पेसिफाइड जगह पर जो है वो जलसा कर लें, तो वो भी उनको नहीं पता चला था। उसके बाद जो इस्लामाबाद में आग लगी, जब उनको इजाज़त मिली अंदर आने की, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसके बाद फिर 9 मई होता है, और 9 मई जो है वो तो खैर सबसे एक बड़ी बात है। लेकिन 9 मई के अलावा भी कभी IMF को ख़त लिखना हो कि पाकिस्तान को जो है वो कर्जा मत। अब आप PTI के खिलाफ क्या इक़दाम करने का इरादा रखते हैं, थोड़ी सी वजाहत कर दें। जी मैं आ रही हूँ जी, मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ। मुझे बताना ज़रूरी है ना कि जी ये कोई हमारा शौक़ नहीं है कि हमें PTI के ऊपर इक़दाम करने की कोई ज़रूरत है, या हमें इमरान खान से कोई सियासी इंतकाम लेना है, जैसे उसका दिल चाह करता था कि आर्टिकल 6 के मुकदमे जो है वो बना दो मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर। तो ये हमारे पास कोई चॉइस छोड़ नहीं रही है इमरान खान की सियासत, कि हम अभी भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी भी आपने अगर उनको जेल की तस्वीरें देखी हों, वो माशाल्लाह इंपोर्टेड जो है वो चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए सारी सहूलियात भी हैं, उनको हर तरह से जो है वो टेक केयर किया जा रहा है। दूसरी तरफ मरीम नवाज, लेकिन आप क्या इक़दाम बाकायदा तौर पर कौन सी कानूनी ऐसे ज़ाब्ते हैं जिनको आप उनके खिलाफ बुरे कार लाना चाहते हैं, वो किया जाता था। तो ये उसके बाद भी ये बाज नहीं आए। अब भी जब ये जेल में है तो एक कंप्लेंट जो आई थी, जो मैंने पहले भी गुजारिश की थी एक जर्नलिस्ट की तरफ से, जिसके अंदर कहा गया कि जिनका पैटर्न है कि ये 1971 की बात करते हैं, और ये मैं आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कह चुकी थी, जब इलेक्शन से पहले भी मैं कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता ये बार बार 1971 को ग्लैमराइज किस चक्कर में करते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है इस बात का।
और वो फिर जो है वो जेल से हमने सुनने को मिलने लगा कि इमरान खान साहब जेल में जो है वो अज़मा बीबी की लाइन दोबारा कनेक्ट करें जी, ये मेरी आवाज़ नहीं उनको जा रही है। अज़मा बीबी से दोबारा लाइन कनेक्ट करें। नदीम अफजल चंद, एक पूरी सियासी जमात जो है उसको कटहरे में लाया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 121, 123A, 153, 131, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा दफ़ात की तफसील नहीं है, लेकिन सियासी जमात को कटहरे में लाने की पूरी तैयारी है। बिस्मिल्लाह। देखें नदीम भाई, पाकिस्तान की तारीख़ में 40 साल पीपल पार्टी को यही रगड़े लगते रहे। पीपल पार्टी के निशान चेंज किए गए, पाकिस्तान पीपल पार्टी पर पाबंदी लगी, भुट्टो साहब को शहीद किया गया, भुट्टो साहब को फांसी, फिर बीबी की शहादत, वर्करों कोड़ों को क्या हुआ? क्या पीपल पार्टी ख़त्म हो गई? मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल तरीके के साथ डील करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर भी होते हैं, ऐसे एक्टिविस्ट भी होते हैं, जैसे 9 मई का वाक़या होगा या और वाक़यात होते हैं। लेकिन सारी पार्टी को ब्लेम करना या सारी पॉलिटिकल वर्कर्स को या सारी क्लास को, ये नाइंसाफ़ी होगी मेरी नज़र में, मेरी राय में तो ये है। अगर जमहूरियत में ऐसा नहीं होता तो पंजाब कबीना के सामने समरी और उसकी अप्रूवल में पंजाब कबीना बेहतर जवाब दे सकते हैं। उनकी स्पोक्स पर्सन बैठी हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरे से आपने राय पूछी है, मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कलेक्टिवली देखें, बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े दिमाग होते हैं हर जमात में अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो क़यादतों को ऐसे मशवरे भी देते हैं जो इदारों से लड़ाते भी हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो इदारों को जोड़ना चाहते हैं इस मुल्क को पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए, अवाम की सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन अगर आप इस डील करेंगे तो ये मुल्क की खिदमत नहीं है, ना ये सियासत की खिदमत है, ना ये जमहूरियत की खिदमत है, ना ये पार्लिमानी निज़ाम की खिदमत है। आपने सही जुमला इस्तेमाल किया कि नाइंसाफ़ी होगी। अज़मा बीबी से अगर लाइन दोबारा कनेक्ट हो गई हो तो अज़मा बीबी, आप अगर मुझे आपके बहुत तफसील से जवाब आ गया, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि कौन से कानूनी इक़दाम आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करना चाह रही हैं। जी, मैं गुजारिश कर देती हूँ, अगर आपने ये जो आई डोंट नो पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास पहुँचा है कि नहीं, ये सजेस्ट किया गया, ये काबीना के सामने रखा गया कि इनके जो तमाम इक़दामात हैं, जिस तरह की अंदर से जो है इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी के मुतरादिफ हो रही हैं चीज़ें, इसके ऊपर एक्शन लेने की इजाज़त दी जाए। तो उसके ऊपर काबीना ने जो है वो ऑथराइज़ किया होम डिपार्टमेंट को कि वो इसको मज़ीद जो है वो देखे और इसके मुताबिक सजेस्ट करे कि किन इक़दामात को जो है वो लिया जाना चाहिए। और ये बात 24 मई की है मलिक साहब। आज ये डॉक्यूमेंट जो है इसको जारी करके ये पूरा इंप्रेशन, सारा दिन मैं यही काम करती रही हूँ कि वो ये आज काबीना ने कोई मंजूरी दे दी। पहले तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा भाई मैंने तो कोई सर्कुलेशन पे भी मंजूरी नहीं दी, कैबिनेट की भी मीटिंग नहीं हुई, कौन सा ये जो है वो चीज़ है। जब मैंने देखा तो वो 24 मई की जो है वो ख़बर है, जिसके ऊपर मैंने ख़ुद जो है उसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी और आपके प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी। तो अभी तक ऐसी जो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के कौन कौन सी दफ़ात के तहत वो कौन कौन सा मुकदमा जो है वो कायम करना चाहते हैं, वो अभी पेंडिंग है। और जैसे ही कोई उनकी रिपोर्ट आएगी वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन चंद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनके सलमान अकरम राजा साहब से इसका जवाब लें। सलमान अकरम राजा साहब, ये दफात भी इन्होंने लिखी हैं पीनल कोड की 121, 121A, 123A, 153, 131। बाकी जवाब आपने अज़मा बीबी का सुन लिया, आपका रद्दमल क्या है इसके ऊपर? देखिए, जो ये करने का इरादा रखते हैं और अदा करे कि इरादा पाया तकमील तक ये ख़ुद ना पहुँचाएँ, इनको ख़ुद समझ आ जाए, कोई ज़ीरक ज़ी शऊर इनको ठीक साहिब मशवरा दे कि जहाँ ये हैं वहीं पे खड़े रहें और आगे कदम ना बढ़ाएं। चंद साहब से पूछ लें, चंद साहब इंतहाई ज़ीरक इंसान भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। जो बात उन्होंने की उसमें बहुत दानाई है। देखिए, आप जब भी किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ बगावत का इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक आपकी ख्वाहिश होती है कि उसको सियासी अमल से बाहर किया जाए और कुछ नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की उन जमातों में से है जो बिल्कुल जो पाकिस्तानियत का तसव्वुर हमने 76 साल में पैदा किया है, वो अच्छा है या बुरा है, उसके साथ खड़ी हुई है। ये ना कोई इलाकाई जमात है, ना ये किसी नस्ल परस्ती की बुनियाद पर कायम जमात है, ना किसी फ़िरके की
बुनियाद पर कायम जमात है, ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए पाकिस्तान के आम इंसानों पर मुश्तमिल एक जमात है। इसके तमाम नज़रियात वही हैं जो पाकिस्तान की आप कह लीजिए मेन स्ट्रीम जो हम स्कूलों कॉलेजों में जो निसाब पढ़ाते हैं उसके मुताबिक हैं। और बल्कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इसमें अब हम एक गहराई पैदा करें, इन मामलात को आगे बढ़ाएं। जो तसव्वुर हमने निसाब में पढ़ाया है उसमें एक गहराई की एक जो है एक पहलू पैदा हो, लेकिन उसको एक लम्हे के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो ये बिल्कुल वो जमात है जो पाकिस्तान के नज़रियाती और आप कह लीजिए जो पाकिस्तान का एक तरह से तख़य्युलाती एक जो ढांचा है उसको संभाल के खड़ी भी है। ये वो जमात है जो मजहबी जो तशद्दुद है उसको भी रोके हुए है। आप इस जमात को मंजर से हटा दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो नस्ली जमातें हैं, नस्ल परस्ती पर मबनी जमातें हैं या जो मजहबी तशद्दुद पर मबनी जमातें हैं उनको आप बढ़ावा देंगे। ये पहले भी हुआ है हमारी तारीख़ में, ये अफसोसनाक अमल। जब आपने नेशनल अवामी पार्टी को 70 की दिहाई में 1975 में ख़त्म किया, कलअदम करार दिया, इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक हमारा तरीका है, आइन के आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस भेजा जाता है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी को कह दिया कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ जमात है, उसको ख़त्म कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? जब आप एक खला पैदा करते हैं तो उस खला को कोई ना कोई पुर ज़रूर करता है खैबर पख्तूनख्वा में, और उससे बढ़कर उस खला को पुर करने वाले वो लोग सामने आए जिनको फिर आपने 80-90 की दिहाई में भुगता और आज दिन तक भुगत रहे हैं। जो फसल आप बो देते हैं एक खला पैदा करके, वो फसल दिहाइयों तक आपका पीछा करती है और आप फिर उससे जान नहीं छुड़ा सकते। वो खून की शक्ल में आपके साथ रहती है, वो जहनी इंतशार की शक्ल में आपके साथ रहती है। ऐसा खुदारा ना कीजिए। मैं इनसे इल्तजा भी करूँगा और इनको तंबीह भी करूँगा कि ऐसा अमल जो ये सोच रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी जानिब से एक साजिश होगी। ये बिल्कुल ना करें। पाकिस्तान इस वक्त एक वाक़ियतन दोहराए पर खड़ा है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी जो यूथ पर मुश्तमिल है, जो 18 से 30 साल की उम्र का जो एक हिस्सा है उस पर मुश्तमिल है, वो ये चूरन नहीं मानेगी। उसके पास ज़राए भी हैं मालूमात हासिल करने के, खा वो सोशल मीडिया हो या दीगर ज़राए हों। आप नहीं उनके जहनों को बंद कर सकेंगे इस तरह की बात करके, वो नहीं मानेंगे आपकी ये बात। आप उस जमात को, उन लोगों को मत भड़काएं जो पहले ही डसे हुए हैं। जो 8 फरवरी को हुआ, आपने उसकी तरफ इशारा किया है, आपने उनकी राय को सल्ब किया है, उनकी सोच पर आपने हमला किया है। अब खुदारा उस सियासी जमात पर हमला ना कीजिए जो उनको थामे हुए है। ये लोग मुंतशर हो जाएंगे अगर आपने इस सियासी जमात पर हमला किया। या आपकी शायद आजकल की कोई छोटी मोटी सियासी फतह हो जाए, लेकिन आपको भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी हुकूमत चंद माह चलेगी, शायद साल चल जाए, लेकिन इस दौरान में आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए जो पाकिस्तान की तारीख़ के लिए मैं समझता हूँ एक सानिया होगा। ये मत कीजिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक सानिया होगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के हर सोचने समझने वाले से ये इल्तजा करता हूँ, PTI की जानिब से नहीं, बतौर एक पाकिस्तानी ये इल्तजा करता हूँ कि सियासत को सियासत रहने दीजिए। सियासत को आप एक दूसरे को ख़त्म करने का ज़रिया ना बनाइए, इसको एक जलगार ना बनाइए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। दुरुस्त है। चंद साहब, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं आपकी तरफ अजमत बारह आता हूँ, जो पीपल्स पार्टी से स्टार्ट कर लें। तलवार का निशान लिया गया, फिर तीर आ गया, पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई नाम के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई। ऐसे हुआ। फिर नून लीग का सेनेट इलेक्शन में नवाज शरीफ को नाहल करार दिया, शेर का निशान ले लिया, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब PTI की वो बारी आ गई, PTI से बल्ले का निशान भी लिया, पार्लियामान से भी बाहर कर दिया। हम 50 सालों से एक ही चीज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर भी कर लिया है, 2 लख्त भी कर लिया है। अभी तक हमें समझ नहीं आई, अकल नहीं आई कि पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पोलिटिकल क्लास को, और इस वक्त तो जो हुकूमत में पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी बनती है कि जिस चीज़ों को वो खुद भुगत चुकी है, जिन क्राइसिस को, जिन विक्टिमाइजेशन को, जिन चीज़ों को, रियासती हथकंडों को, अदालती हथकंडों को वो खुद भुगत चुकी है, उससे तो कम अज़ कम इज्तनाब करें। इज्तनाब सब कोई करना चाहिए, उससे कुछ सीखें तो सही। सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ड्राइविंग सीट पे जो जमात होती है उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। अब इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ होता रहा, पीपल्स पार्टी के साथ अल्टीमेटली जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ साहब को करना पड़ा, एक दूसरे से माजरत करनी पड़ी। तारीख़ में देखा जो अदलिया के ज़रिए क्यूम कोर्ट, इफ्तिखार चौधरी कोर्ट, पता नहीं क्या क्या, फिर PTI के दौर में साकिब निसार
को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, ये तारीख के भयानक चेहरे जो दौर गुजरे हैं हमारे, उन दौर अदवार से हमें सीखना चाहिए ना। तो अब मैं समझता हूँ ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम हुकूमत के इत्यादी हुकूमत बनाने में हमारा किरदार है। लेकिन मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर कहूँगा कि इस तरह इक़्तिदार नहीं बचते होते, सियासत भी नहीं बचती होती। शायद चंद दिनों की वाह वाह मिल जाती है, तारीख भी बंदे को रगड़ती है और अल्टीमेटली इंसान को खुद भुगतना भी पड़ता है। इससे पहले देख लें आप, जिसने जो कानून बनाया उसको खुद ही भुगता। चंद साहब, ना इससे सियासत बचेगी ना इससे जमहूरियत बचेगी। ये सियासत तो अब देखिए, आप पाकिस्तान में सियासत दिन ब दिन जवाल पजीरी का शिकार हो रही है ना। कौन सा सियासत तरक्की कर रही है? अब मैं समझता हूँ गाली गलौज की इसको PTI के लोग, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी देखना चाहिए कि वो अपनी जमात को समझाना चाहिए उनको भी। और ये मैं समझता हूँ बड़े नाजुक दौर से है। अवाम का ये जमातों पे पाबंदियाँ लगाना या ये इंक्वायरियाँ करना, यकीन करें अवाम का ये मुतालबा ही नहीं है। अवाम तो टैक्स से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, महंगी बिजली से मर रहे हैं। अवाम के तो बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही। सरकारी स्कूलों का तो हाल कोई, गरीब अमीर आदमी जो साहिब हैसियत लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल एक अलहदा डकैती इस मुल्क के साथ हो रही। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत देख लें आप। लेकिन हम लगे हुए हैं सियासत में, एक दूसरे को किसी जो पर 25 करोड़ है वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और आप लोग जो कुछ कर रहे हैं शायद आपको एहसास नहीं है। सच्ची बात है, एज ए सरकार ये हमारे लिए शर्मनाक और अलमिया है। और मैं समझता हूँ हमें सीखना चाहिए। हमें इतना भी इक़्तिदार से प्यार नहीं होना चाहिए कि इक़्तिदार के लिए हर चीज़ ही हम बर्दाश्त करते जाएं और रोनते जाएं। इतना भी इक़्तिदार से प्यार नहीं होना चाहिए। अज़मा बीबी, देखिए, मुझे वैसे तो बड़ी हैरत हुई है कि चंद साहब ने कहाँ मतलब पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के लोगों की जमहूरी जद्दोजहद, और कहाँ उसको इमरान खान और उसकी फाशिस्ट जमात के साथ जो है वो कंपैरिजन कर दिया। मुझे ये बताइए, भुट्टो शहीद चढ़ गए ना फांसी, और क्या भुट्टो शहीद के फांसी चढ़ने के बाद 9 मई हुआ, क्या पीपल्स पार्टी ने जो है वो कोड़े अपनी उस पर खाए या वो कहीं पे चढ़ दौड़े थे जाके? तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आई ये क्या कंपैरिजन है। देखिए, बिल्कुल करें, फिर कंपैरिजन फेयर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करनी है तो फिर कंपैरिजन भी फेयर करना चाहिए। मुझे ये बताइए, जो सियासत इमरान खान 2014 से कर रहा है कंटेनर पर चढ़ के, जो है वो थानों पे हमले भी जायज़ हैं, इस्मतुल्लाह जुनेजो को ईंटें मारनी भी जायज़ है, PTV पे जो है वो या कब्ज़ा जो है वो फ़ौज किया करती थी मार्शल के दौर में, या कब्ज़ा किया था इमरान खान ने। और जो पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़ी थी, या पहले आमिर जो है वो चढ़ दौड़ते थे, या चढ़ दौड़ी PTI। मतलब अजीब बात है, एक बाकायदा सूबा यलगार करने आया था परवेज़ खटक साहब की सरबराही में इस्लामाबाद के ऊपर। सिविल नाफरमानी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कराई इस मुल्क के अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कंपैरिजन किया जा रहा है। मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की थी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर उसके ऊपर कोई ज्यादती हो, सबसे पहले हम खड़े होंगे। लेकिन मुझे मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पहले पूरी कर लूँ, प्लीज। मैंने आपकी बात सारी सुन ली थी, मुझे बात पूरी कर लेने। पिछली दफा मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी। दूसरी बात यह है कि अभी जो हालात का रोना रो रहे हैं, चांद साहब को नहीं पता कि 2017-18 में हम क्या पाकिस्तान छोड़ के गए थे और उसके बाद इस पाकिस्तान के साथ क्या किया। फिर IMF को खुद जाने के बाद पहले 450 अरब रुपए का बाकायदा तेल से बिजली बना के 450 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा, फिर 10 रुपए उसको कम करा के पाकिस्तान को फिर IMF का प्रोग्राम तोड़ा, फिर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचाया। फिर हमने जो है नाक की लकीरें निकाली एज अ स्टेट पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। और आज ये जो सारे क्राइसिस है, ये IMF जो है जो आज हमारे ऊपर सख्त शराइत दे रहा है, ये हमारी पार्टी की वजह से हो रही है। मैं ये वाला पाकिस्तान दे के गई थी। तो ये कंपैरिजन करते हुए खुदा के वास्ते, जहाँ तक मकबूलियत की बात है राजा साहब की, मकबूल तो चाहत फ़तेह अली खान भी बहुत है, लोग तो उसको भी बहुत सुनते हैं। फिर अब इसका मतलब यह है कि मतलब इमरान खान और चाहत फ़तेह अली खान पर मकबूलियत को ऐसे फैसला करना है। फिर अभी भी राजा साहब ने कई अच्छी बातें करते करते फिर कहा हम भड़का रहे हैं लोगों को, वो ये हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपके भड़काने के बावजूद शुक्र है अल्लाह पाक का कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। आपने जब जब कॉल दी है आपको मुंह की खानी पड़ी है, आपको लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि लोग वाकई अपने मसाइल का हल चाहते हैं। लोग रोटी में कमी चाहते हैं, कीमत में कमी चाहते हैं जो मरीम नवाज़ कर रही है। लोग अपनी तालीम और सेहत में बेहतरी चाहते हैं, जो इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो वो कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये इंतशार क्यों फैलाना चाहते हैं? जब निकलेंगे, जब जेल से खबर आएगी, आपको इंतशार की आएगी, फसाद की आएगी, लड़ाई मार कुटाई की आएगी। दुनिया कह रही है, इंडिकेटर्स कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो अब टेक ऑफ करेगा, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आएगी, यहाँ फसाद चाहिए।
देखिए, मैं जहाँ कंपैरिजन की बात है, बिल्कुल मैं कंपैरिजन इस हवाले से नहीं कर रहा, लेकिन एज ए भुट्टोइस्ट, एज ए डेमोक्रेट, क्या भुट्टो शहीद ने ये कभी कहा है कि मेरे बाद अगर किसी जमात के साथ वही एबटो लगे, क्या क्या दहशत गर्दियाँ हुई पॉलिटिकल जमातों के खिलाफ? मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों को पॉलिटिकल तरीके से डील करें। देखें, जस्टिस जावेद इकबाल किस दौर में लगा, किस दौर में इस्तेमाल हुआ, तारीख देखें ना। लगाया पिछले दौर में था, इस्तेमाल भी उनके खिलाफ ही हुआ। साकिब निसार भर्ती मियाँ नून लीग ने किया था, इस्तेमाल भी उनके खिलाफ हो गया, पीटीआई के दौर में इस्तेमाल हो गया। इफ्तिखार चौधरी कब भर्ती हुआ, कैसे आया, किसने किस किस को परवान चढ़ाया, फिर इस्तेमाल किसके खिलाफ हुआ? रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पीओ पार्टी ने दी, टांगे काटी की वर्करों की, पीओ पार्टी के वर्करों की, और पीओ पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल गेम की। हम सारी पार्टी खड़े होते थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें कहा कि ये पॉलिटिकल जुडिशरी होगी, ये वो जुडिशरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हम कहते थे बहाल करें जी, ज़रूर करें जी, ज़रूर करें। फिर अल्टीमेटली देखें, पाकिस्तान की तारीख हमें सीखना चाहिए। हमने जो गलतियां की हैं, जो सही, इस तरह सिर्फ एक जमात को देखें। मैं कोई पीटीआई का तो नहीं, मैं तो पीओ पार्टी का वर्कर हूँ, लेकिन मैं अगर एज आप मुझे फेयर मेरे से सवाल करें, मैं कहता हूँ नून लीग के साथ भी ज्यादतियाँ हुई हैं, सबसे ज्यादा ज्यादतियां तो पीओ पार्टी के साथ हुई हैं। क्या हम अब ज्यादतियों को सपोर्ट करना शुरू कर दें कि हमारे साथ हुई हैं तो अब इनके साथ ये थोड़ी हो रही है, हमारे साथ ज्यादा हुई? गलत काम, ये जवाब काम नहीं को है, जस्टिफाई नहीं करता। ये सही है, ये जवाब नहीं है कि हमारे साथ ज्यादा हुई थी, अब इनके साथ थोड़ी हो रही हैं। ये भाई क्यों हो रही है? हमने ज्यादतियां बर्दाश्त इसलिए की कि हम चाहते हैं कि फेयर अदलिया हो, आजाद अदलिया हो, जमहूरियत परवान चढ़े, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। हमने इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कुर्बानियां दी थी। हमारे लीडर फांसी चढ़े, हम उन लीडरों के खून से, कब्रों से गद्दारी होगी अगर आज हम जुल्म के ऊपर हम ये कहते रहे, आंखें बंद करके ठीक ठप्पे लगाते जाए, ठीक है जी, ठीक है, सब ठीक है। ऐसा ठीक नहीं होता। जो गलत को देखें, क्या सियासत अपनी अपनी होती है, नजरिया अपना अपना होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि एक देखें, यहाँ दहशतगर्द तंजीमें हैं, शेड्यूल 4 में है, वो जलसे कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान क्या कर रहा है? फिरकावारियत को परवान चढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया देखें ना, क्या क्या लोग कर रहे हैं। यहां हमारे जवानों की गर्दनें काटी जा रही हैं, क्या हो रहा है उनके खिलाफ? हम लगे हुए हैं सियासतदानों को, मतलब सियासी जमातों को दहशतगर्द करा, दहशतगर्दों को सियासतदान बनाए। आप सियासतदानों को दहशतगर्द बना रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। लाहौर चलते हैं सलमान अकरम राजा साहब के पास। राजा साहब, जो पतन की रिपोर्ट है वो शायद उस बुनियादी कुछ जो ख़राबियाँ हैं पूरे निज़ाम के अंदर, उसकी तरफ निशानदेही करती है कि फॉर्म 45 वाला जो झगड़ा है लाहौर शहर के अंदर, जो उनका ऑडिट रिपोर्ट है वो कहती है 20 हलकों में सूबाई के और 1 कौमी के, जिसका उन्होंने ऑडिट किया कि इलेक्शन कमीशन ने जब नताइज का ऐलान किया उस वक्त उनके पास फॉर्म 45 था ही नहीं। 2 to 5 के मुतल्लिक तो वो कहते हैं एक भी नहीं था। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। मैं तो हैरान हूँ कि पतन ने ये रिपोर्ट कैसे जारी कर दी। आप इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? सलमान अकरम राजा साहब से ये भी पूछिएगा कि इलेक्शन कमीशन जब ये बन रहा था तो इस इलेक्शन कमीशन से तो बेहतर था फवाद हसन फवाद, फजल अब्बास मेकन, शौकत दरानी, इरफान कादर के नाम आए थे ना, यही बन जाते। तो ये भी पीटीआई ने बनाया, इमरान खान ने लगाया। इमरान खान। वैसे फिर जब जुडिशरी के जज एलिवेट हो रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की किसने तजवीज़ की थी कि आप इसको लगवाएं? लगाया तो इमरान ने था। खान साहब, जनरल फैज ने तजवीज़ की। जनरल फैज ने तजवीज़ की? ये खबर चलाई थी, बड़ी खबर चलाई। पूछ ले। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का जिक्र कर रहे हैं, बाबर सत्तार साहब। बाबर सत्तार और जहांगीरी जब जज लग रहे थे, पीटीआई ने मुखालफत की थी। मैं खुद, मैंने कहा खान साहब बहुत अच्छे लोग हैं, बात बोले जी हमारे खिलाफ कालम लिखते हैं, ये बोल। मैं कहा अच्छे लोग ही बुरे वक्तों में काम आते हैं, सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। तो पीटीआई ने मुखालफत की थी इन जजेस की। खैर हो जाए, कमाल है। मतलब बाबर सत्तार पार्लिमानी कमेटी में मुखालफत की थी, मीटिंग के अंदर बैठ के, पीएम हाउस के अंदर बैठ के मुखालफत हुई थी। तो आजकल जुडिशरी के ऊपर आप एक तबसरा कर रहे थे पहले। आजकल की जुडिशरी वो वाली जुडिशरी है जिसे आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ये पॉलिटिकल जजेस हैं, ये वो पॉलिटिकल जजेस हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जी पिछले से बेहतर हमारी जुडिशरी बेहतर जा रही है। दिन ब दिन सोशल मीडिया है, सोशल प्रेशर है, एक आवाम के अंदर भी अंगड़ाई आई हुई है और पॉलिटिकल सिस्टम भी। देखिए अल्टीमेटली चीज़ों ने बेहतर होना है। हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा करना है। नदीम भाई, ये तो किसी का अच्छा किरदार होगा, किसी का बुरा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी की तरफ जाएंगी। सलमान अकरम राजा साहब, पतन की रिपोर्ट के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश कर रहा था कि 20 सूबाई के और 1 कौमी का हल्का, और वो कहते हैं कि बाज़ हल्कों में एक फॉर्म 45 भी नहीं था और नतीजा आ गया। ये कैसे नतीजा निकाला गया? थोड़ा सा परेशान कौन रिपोर्ट है ये?
देखिए, मेरे लिए तो हैरान कुन नहीं है। मैं तो खुद उस रात का गवाह हूँ, उस रात क्या हुआ, और मरते दम तक गवाह रहूँगा। किस तरह हमें आरओ के दफ्तर से उठा के बाहर फेंका गया, उस दिन क्या हुआ, कटे फटे जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने बुनियाद बनाए फॉर्म 47 के, वो सब के सामने हैं। मेरे हल्के के तो अपलोड भी हो गए थे और पूरी दुनिया में तज़ीक और तमस्खर का बायस बने। तो जो हुआ उस रात वो हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, आप उस हल्के में मौजूद थे। तो अब इन चीज़ों ने तो बाहर आना है, और इसीलिए बदहवासी है इस हुकूमत में। इनको पता है कि एक फरेब पर खड़ी हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर सामना नहीं कर सकेगी अवाम का। जो जमहूरी अमल है उसने बहरहाल इस मुल्क में चलना है। हम एक मुड़ चुके हैं अपनी तारीख में, अब हम वापस नहीं जाएंगे। इस अमल ने आगे बढ़ना है। जो उस दिन फ्रॉड हुआ, जो उस दिन बेईमानी की गई तमाम निज़ाम के साथ, वो बहरहाल सामने आएगी। और इसी की वजह है कि अब ये चाहते हैं इस जमात पे पाबंदी लग जाए, इसके लीडरान को हम बंद कर दें, मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को भेज दें, इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जमात करार दें। ये सब कुछ मज़ाक़ा खेज़ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तारीख़ ने आगे बढ़ना है, लेकिन क्या हम एक सही समत में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो बजट इस वक्त हमारे सामने आया है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के दानिश्वरों के लिए एक तमांचे से कम नहीं है। लोग हैरान रह गए हैं। हमारा ख्याल था कि वाक़तन कोशिश की जाएगी एक नया ज़ाविया अपनाने की, टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा। जो अशराफिया को आपने 76 सालों से बचाया हुआ है, टैक्स से अवाम की जो मुश्किलात हैं उससे बचाया हुआ है, कुछ इजाफा किया जाएगा टैक्स बेस में भी, और लोगों को बताया जाएगा कि अशराफिया और अवाम एक हैं, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान है। लेकिन इस बजट ने उन तमाम उम्मीदों को पाश कर दिया। तब पाकिस्तान के अवाम के सामने ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़े है कि ये हुकूमत तसलसल है उन हुकूमतों का जो अशराफिया के लिए बनती हैं, जिनका मकसद यही होता है कि जो पहले से मराहत याफ्ता तबका है उसकी मराहत को बचाया जाए। जो इकॉनमी के साथ हो रहा है कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ये कहना कि अब हम चल पड़े हैं बिल्कुल खाम ख्याली है। इस वक्त आपने 7-8 प्रोजेक्ट बनाए हैं और आप दुनिया से मिन्नत कर रहे हैं कि इनमें खुदारा कुछ पैसा डाल दो। आप 300 बिलियन की इकॉनमी है, आप 25 करोड़ की इकॉनमी है, आपको बहुत कुछ इससे ज़्यादा चाहिए। आपकी जो सालाना GDP ग्रोथ है, शरह नमू है, वो क्या है, आपकी आबादी की ग्रोथ क्या है। तो इस सब को जब आप सामने रखते हैं तो हम एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और साथ आपको माशरे में जो अफरा तफरी नज़र आ रही है, जो वाक़यात हो रहे हैं खून खराबे के, वो सब हमारे सामने हैं। तो ये एक मल्टी क्राइसिस है जो इकट्ठा होता चला जा रहा है। कोई फरेब पर कायम हुकूमत इस मल्टी क्राइसिस को ठीक नहीं कर सकेगी, इसका सामना नहीं कर सकेगी। अज़मा बीबी, जो जिन चैलेंजेस की तरफ राजा साहब और नदीमा अफजल चंद साहब ने इशारा किया है वो रियल चैलेंजेस हैं इकॉनमी के। तो इसमें सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने की बजाय अगर सियासी जमातों से बात करके रास्ता ढूंढा जाए तो शायद मामला बेहतर तरीके से पाकिस्तान के आगे चल सकते हैं। बिल्कुल, सियासी जमातों से बात पहले भी होती है, अब भी होगी। बात यह है कि सियासी जमातों में वो सियासी जमात जिसका एक दहशतगर्दी का एजेंडा है, उसके साथ तो कोई क्या बात करेगा। और फिर वो खुद वो आइन और कानून की एक तरफ बात करते हैं, मुझे मेरी एको आ रही है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो आर्मी चीफ से और DGI से बात करनी है, पॉलिटिकल पार्टी से हमें बात ही नहीं करनी। तो क्राइसिस तो बिल्कुल है, लेकिन क्राइसिस है PTI के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी का। क्राइसिस बिल्कुल है, लेकिन वो क्राइसिस है PTI के अंदर उसकी लीडरशिप का। और मुझे बड़ी हैरत है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो काश इकॉनमी का जो है वो रोना रोने से पहले थोड़ा सा इमरान खान का दौरे हुकूमत स्टडी कर लेते कि इमरान खान जो है वो जो पाकिस्तान को कहाँ फेंक के छोड़ के गया, IMF का प्रोग्राम तोड़ के डिफाई करके गया, जिस प्रोग्राम को दोबारा लेने के लिए पाकिस्तान की पूरी स्टेट घुटनों पे आई और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना पड़ा। अदरवाइज़ ये तो हमसे बात ही ना करें। इनके मुंह से किसी गरीब आदमी की बात करना मुनासिब ही नहीं लगता। और जो ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा कर्जा लेके गई जो हुकूमत, उसने हमें इन रिटर्न जो है, हमने तो 5-7 मनसूबे चले, मेहरबानी है उन्होंने मान ली राजा साहब ने, आपके तो मनसूबे अंडे कट्टे मुर्गियाँ थी, उनके ऊपर जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा लगा वो तो बता देंगे ना वो क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि ये जो फॉर्म 45 की जहाँ तक बात है, अब ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अभी वो इंडोर्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल पता है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मेरा तो फॉर्म 45 अपलोड भी हो गया था। तो पतन कह रही है फॉर्म 45 थे ही नहीं। तो पहले तय कर लें कि इनमें से किसकी बात जो है वो दुरुस्त माननी है और किसकी बात के ऊपर कमेंट करना है। ये क्राइसिस जो है ना, ये अल्लाह की शान ये है कि उस वक्त चूँकि राजा साहब नहीं थे,
ये आरटीएस की हुकूमत जो है ना वो कितनी मॉरल ग्राउंड पे आई थी ये हमें ना पूछें तो बेहतर है। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली, वो पैरों के अंगूठे लगे हुए जो है उन निशानों के साथ अगले ने 5 साल बल्कि 4 साल जो है वो कौमी असम्बली की डिप्टी स्पीकरी की हुई है। तो ये तो मतलब इनकी बातें सुन के तो हंसी आती है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस जो हैं उससे ही निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो इतनी गरीबों की परवरदा हुकूमत आई थी, जो अंडे कट्टे मुर्गियां दे के चली गई और पनाहगाहें जो है वो भी बना के चली गई, उसने क्या किया गरीबों के लिए सिवाय ये कि यहाँ पर जो है वो हीरे ले लो, तोशा खाना बेच दो, वो फलाने मेरे दोस्त को जो है वो इससे नवाज दो, उसको इतने का फ़ायदा दे दो, ये तो हो रहा था। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चंद साहब, इस वक्त रिजर्व सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके ऊपर भी फैसला आना है और वहाँ जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी जज बहुत सारे तगड़े तरीके से जो सवालात उठा रहे हैं वो सारा कुछ हमारे सामने, पत्तन की रिपोर्ट हमारे सामने। क्या इस इंतशार फसाद का कोई हल भी निकलेगा या ऐसे ही लड़ते ही रहेंगे आपस में? वो जहाँ तक स्पेशल सीट का तल्लुक है वो मामला अदालत में मुनासिब नहीं है उस पर कमेंट्स करना। लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो KP के गवर्नमेंट की लड़ाई है फेडरल गवर्नमेंट से, इससे पहले भी ये लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पंजाब में आपको याद है फेडरल गवर्नमेंट से हुई थी, तो उसका रिज़ल्ट को अच्छे तो नहीं निकले थे। 88 से 90 वाला रिज़ल्ट को अच्छे तो नहीं निकले थे। तो मुल्क क्राइसिस में जाता है, दिन ब दिन क्राइसिस में जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था उस दिन अपोजिशन लीडर से सलाम दुआ होने के बाद, तो अभी भी गवर्नमेंट को भी कोई CBM करने चाहिए, कोई ऐसे मेजर लेने चाहिए कि क्या करें CBM तजवीज़ करें अभी? मतलब मैं समझता हूँ कि एक तो पॉलिटिकल शिद्दत कम करने में जो कुछ कर सकती है एग्जेक्टिव, मतलब खवातीन कैदी हैं इनकी PTI की, मैं कहता हूँ उनको रिहा कर दें। जो वो देखें जो एग्जेक्टिव की पावर है वो एग्जेक्टिव को अपनी इस्तेमाल करके ज़रूर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे एक अच्छा मैसेज जाए। सुजेस्ट एनीथिंग, मतलब मैं खवातीन कैदी हो गए, आप लोगों के छोटे छोटे दफ़ा 144 के मुकदमे हो गए, लोग एक बंदा पेशावर में डेट अटेंड कर रहा है, फिर मुल्तान में कर रहा है, एक सरगोदा में कर रहा है, ये चीज़ें। फिर मैं समझता हूँ 9 मई का वाक़या, उसके ऊपर एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। और 9 मई के ऊपर फेयर इंक्वायरी, ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए और PTI को फिर माफ़ी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने किया है। उनकी जिससे जो इन्वॉल्व है उनको एज ए पार्टी, एज ए क़यादत, उनको फिर कौम के सामने बिल्कुल। और मैं समझता हूँ उस पर जुडिशरी इंक्वायरी हो जाए या कोई कमीशन बन जाए अच्छा सा। क्या बात है, मैं कहता हूं साहब आपने तो पूरी काया पलट कर दी है। तरीके इंसाफ 1 साल से जो मांग रही है आप उनको प्लेट में रख के दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसी चीजें हैं जो हम मुल्क को आगे चलाने के लिए देखें। अल्टीमेटली आप इदारों को डिफेंड मैंने करना है ना, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा काम है इदारों को डिफेंड करना। मेरा काम इदारों के ऊपर गालियां देना किसी एक फर्द की वजह से, किसी एक शख्स, 4 शिकास की वजह से, 5 की। क्विकली रिस्पांस ले लें राजा साहब, आपका रिस्पांस, क्योंकि ये चंद साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया। आपको दावत जो आपको कहना चाहिए था उन्होंने आपको खुद ऑफर कर रहे हैं कि ये करना चाहिए। नहीं, मैंने पहले कहा चंद साहब ज़ीरक सियासतदान भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, वो हक सच की बात करते हैं। देखें, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ, हमारा उसके हवाले से एक मौक़िफ़ है। जो मुकदमात कायम किए गए हैं एक ही शख्स पे और ख़वातीन पे, एक ही दिन 6 शहरों में आपने मुकदमात कायम कर दिए कि इसने लाहौर में भी आग लगाई है, इसने मियांवाली में भी आग लगाई है, इसने गुजरांवाला में भी आग लगाई है। तो ये मज़क्का खेज़ सूरत हाल है। आप उसको बेल नहीं होने देते, एक मुकदमे में वो बाहर निकलती है, उसको बेल होती है, आप 4 मुकदमे जेब से निकाल कर और बना देती हैं। तो आपने पूरे अपने निज़ाम को, जो एक इस्तगासे का या प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, उसको एक मजाक बना दिया है और उसको एक आपने अपने हाथ में थामा हुआ एक आपने खंजर बना दिया है। तो इससे किसी सूरत भी मुल्क में आप इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि देखा जाए कि 9 मई को क्या हुआ, क्या उसमें 50 लोग मुलव्विस थे, 100 थे, या कौन मुलव्विस था। हमारा एक मौक़िफ़ है कि उसमें और लोग शामिल थे, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। आप उसकी नफ़ी कर दीजिए, आप कराइए एक शफाफ इंक्वायरी। लास्ट मिनट अज़मा बीबी से इसका रद्द-ए-अमल ले लें। अज़मा बुखारी साहब, आपका रद्द-ए-अमल। चंद साहब आपके इत्तेहादी हैं लेकिन उन्होंने तजवीज़ किया है कि करवा लें, CBM हो जाएगा, 9 मई की इंक्वायरी करवा लें। आपका जवाब? मैं तो बिलावल साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अगर बिलावल साहब ने की हो तो फिर तो ज़ाहिर है इसके बारे में देखते हैं, बंदा सोच सकता है।
लेकिन पूरे पाकिस्तान ने लाइव देखा, मतलब उसके बाद भी अगर कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है तो मैं उस पर क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन ये है कि ये फिर एक बड़ा ओपन डोर है। 9 मई को जो है वो फिर एक क्लीन चिट दे देते हैं, जिस पार्टी का जो दिल चाहे, बेशक जो है वो किसी का भी जिला वतन हो जाए, किसी लीडर को फांसी दे दी जाए, तो फिर 9 मई से भी बहुत आगे चले जाना चाहिए। अभी तो सिर्फ ये इनका रहनुमा जो है वो सिर्फ पकड़ा गया था। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी अजीब बात यह है कि मुल्क के अंदर ये 9 मई एक दफ़ा नहीं हुआ, मैंने जनाब को 25 मई भी याद कराया है। जब एक ऊपर गौर करेगी नहीं करें नहीं, मैंने तो जैसे गुजारिश की है कि चंद साहब की, अब आई डोंट नो ये ज़ाती राय है कि पार्टी की तरफ से राय है, वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के सामने पेश होगी। तो वज़ीर आज़म ने तो जैसे कहा, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने तब भी कहा था कि हम बैठते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ से बात करनी है। एक तरफ इनको आर्मी चीफ से प्रॉब्लम बहुत है, हर वक्त नाम ले के आर्मी चीफ का जो है उनकी तस्दीक करते हैं, उनके खिलाफ ट्वीटें करते हैं, उनके खिलाफ पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। दूसरी तरफ उनको उनसे बात करनी है, एनआरओ मांग रहे हैं, और क्या है, एनआरओ मिल जाए। अज़मा बुखारी साहब, सलमान अकरम, साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।